चलिए हो गया। इस कार्यक्रम में के सम्मानित अध्यक्ष पूर्व विधायक के साथी रमेश कुशवाहा जी, अरे तो मंच पर से उतर ही जाएंगे तो भाषण हम कैसे करेंगे? कह रहे हैं कि सबको उतारिए, ऐसे कैसे हो सकता? अरे छोड़ दीजिए राम पुकार जी, छोड़ दीजिए राम पुकार जी, छोड़ दीजिए। जितना व्यवस्था बनाने की कोशिश कीजिएगा उतनी अव्यवस्था हो जाएगी। संचालन कर रहे युवा साथी और अति पिछड़ा समाज के उभरते हुए नेता सुभाष चंद्रवंशी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव आनंद जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र नाथ जी, पार्टी के उत्साही साथी और वरिष्ठ नेता हिमांशु पटेल जी, प्रशांत पंकज जी, सुभाष कुशवाहा जी, दो पार्टी के साथी और नेता आए हुए हैं दूसरे प्रदेश से, तेलंगाना से, यहाँ उपस्थित हैं भानु श्रीनिवास जी और परीक्षित जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता शंभुनाथ सिन्हा जी, संजीव राम जी, राम पुकार सिन्हा जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, इंजीनियर अजय कुशवाहा जी, ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, डॉक्टर जंग बहादुर सिंह जी, अंगद कुशवाहा जी, मदन चौधरी जी, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, संजय मेहता जी, विनोद कुशवाहा जी, अनिल सिंह जी, चंदन बागची जी, इंजीनियर रोशन राजा जी, अशोक मेहता जी, कपिल कुमार जी, आर के सिन्हा जी, सुकुल राम जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, चौधरी विनोद निषाद जी, श्रीमती उर्मिला पटेल जी, श्रीमती स्मृति कुमुद जी, विनोद कुशवाहा जी, इंद्रदेव कुशवाहा जी, श्रीमती संजू कुशवाहा जी, डॉक्टर संतोष सिंह जी, डॉक्टर दीपक कुमार जी, राम परीक्षा सिंह जी, पप्पू वर्मा जी, रिंकू सोनी जी, श्रीमती मालती कुशवाहा जी, नागेश्वर राय जी, राहुल कुमार जी, विकास कुमार जी, रणधीर सिंह जी, कमल सिंह जी, गनौर मुखिया जी, चंद्रिका पासवान जी, बसंत चौधरी जी, मनोज यादव जी, रवि उज्ज्वल जी, गुड्डू सिंह जी, महेंद्र बैठा जी, संतोष कुशवाहा जी, संत सिंह कुशवाहा जी, नंदकिशोर कुशवाहा जी, योगेंद्र चौहान जी, संतोष गुप्ता जी, मुन्ना सिंह जी, राजा राम गुप्ता जी, अशोक राम जी, अभिषेक मोनू जी, मोहित कुशवाहा जी, मोहन यादव जी, अशोक कुशवाहा जी। अब इतना के बाद भी किसी साथी नेता का नाम छूट गया हो तो सभी सम्मानित नेतागण, आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से नमो बुद्धाय करता हूं। एक बार आप भी बोलिए, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। देखिए, हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से
सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, सर झुकाता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अनेक वक्ताओं ने अपनी बात कही है, मैं भी थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले आज कुछ लोग पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। अब सब लोगों को बुलाकर यहाँ व्यवहारिक दृष्टि से माला पहनाना संभव नहीं है, लेकिन उनका नाम, कुछ लोगों का, प्रमुख लोगों का नाम सिर्फ मैं पढ़ देता हूँ। कैमूर के साथी हैं रामजस कुशवाहा जी, धर्मेंद्र प्रसाद गौर जी, अलाउद्दीन अंसारी जी, कामेश्वर कुशवाहा जी, रामबच्चन पाल जी, सुनील गुप्ता जी, लाल बहादुर पासवान जी, अजय पासवान जी, अंजनी कुशवाहा जी, ताराचंद्र प्रसाद जी, मंगरू बिंद जी, राकेश कुशवाहा जी, सुहेल अख्तर जी, पप्पू सिंह जी, अशोक कुमार जी, रुदल मस्ताना जी, अवधेश कुमार जी, राजेश पासवान जी, रविंद्र सिंह जी, शशि कुमार जी, संचन राम जी, संजय पासवान जी, शिवमूर्त राम जी, अखिलेश राम जी, संजय पासवान जी, नीरज कुमार मिश्रा जी रोहतास के साथी, अब छोड़ दीजिए भाई, समय मुश्किल हो जाएगा। सतीश शर्मा जी, ज्ञान प्रकाश जी गया के साथी हैं लोग, उदयकांत रोशन उर्फ उदय दांगी जी, जलेंद्र शर्मा जी, तो इन लोगों का दल में स्वागत है। ऐसे तो बहुत सारे लोग आज पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अब संभव नहीं है। उसके लिए अलग से किसी दिन समारोह रखा जाएगा तो पार्टी में लोग शामिल होंगे। भाइयों और मित्रों, हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं सम्राट अशोक को याद करने के लिए। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए लोग, सभी लोग भाग्यशाली हैं। हम उस देश में पैदा हुए हैं, सौभाग्य इस बात का कि जिस देश में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम सभी उस राज्य में पैदा हुए हैं जिस राज्य में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम सब लोग उस धरती पर खड़ा होकर सम्राट अशोक के चरणों में सर झुका रहे हैं जिस धरती पर सम्राट अशोक पैदा हुए। यही धरती है पटना की धरती। तब पटना नाम से यह धरती नहीं जानी जाती थी, पाटलिपुत्र के नाम से यह धरती जानी जाती थी। आज हम सम्राट अशोक की विरासत को फिर से आगे बढ़ाने की बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो नींव, जहाँ से सम्राट अशोक के साम्राज्य की जो नींव थी, यहीं से सम्राट अशोक ने जितनी आज सीमा है हिंदुस्तान की, उससे कई गुना ज़्यादा क्षेत्रफल पर यहीं से पाटलिपुत्र की धरती से उन्होंने राज चलाने का काम किया था। तो सबसे पहला हम लोग का कर्तव्य है कि इस विरासत को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो जिस नींव से शुरुआत हुई उस नींव को फिर से हम याद करने का काम करें। और याद करने के क्रम में सबसे पहली हमारी ड्यूटी है कि पटना, जो कालांतर में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाने लगा, फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प व्यक्त करें कि पटना का नाम किसी भी रूप में पाटलिपुत्र होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जो संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे। पटना का नाम पाटलिपुत्र होना ही चाहिए। कई लोग जो दूसरे देश के लोग भी आते हैं, अनजाने आकर चले जाते हैं, अगर ठीक से उनको न बताया जाए या अलग से उन्होंने अध्ययन न किया हो, तो पटना से आकर वापिस चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि सम्राट अशोक की यही धरती रही है, सम्राट अशोक का यही जन्म स्थान रहा है। भाइयों और मित्रों, ऐसा इंतजाम तो होना ही चाहिए कि कोई भी विदेशी भी यहाँ आए तो पटना में पैर रखने के पहले उसको पता चल जाए कि यह धरती सम्राट अशोक की धरती रही है। और इसलिए जरूरी है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। जब हमने पार्टी बनाई है, पार्टी बनाने के पहले इन मांगों को हम उठाते रहे हैं। अब जब हमने पार्टी बनाई है और सम्राट अशोक की विरासत को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हमारा यह भी दायित्व बनता है कि सम्राट अशोक की विरासत आगे मजबूती से बढ़े, जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के
बाहर के लोग भी इससे परिचित हो। पहले की पीढ़ी किताबों में पढ़ती है, इतिहास में पढ़ती थी, आज की पीढ़ी भी इसको ठीक से जाने। तो इसलिए पार्टी की ओर से अनेक इस तरह के विषयों को लेने की जरूरत है। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जब भी ऐसा विषय पार्टी ले तो आप सब लोग जरूर मिलकर उसका समर्थन करने का काम कीजिए। इसका समर्थन होगा तो निश्चित रूप से विरासत आगे बढ़ेगी। अन्यथा आपने देखा है किस तरह से सम्राट अशोक की छवि को धूमिल करने का ही प्रयास हुआ। अभी साल 2 साल पहले की बात है, एक कथित साहित्यकार ने सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या टिप्पणी कर दी। भाइयों और मित्रों, जो टिप्पणी उस समय हुई, हम लोगों ने रहकर जब उस वक्त भी जबरदस्त ढंग से उसका प्रतिकार किया। प्रतिकार हम लोग तब जनता दल यूनाइटेड में थे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उस वक्त ट्विटर पर कुछ लिखकर विरोध जताया, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने भी उस समय प्रतिकार किया। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने उस कथित साहित्यकार की टिप्पणी के खिलाफ बिहार का गृह विभाग, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में आता है, उस गृह विभाग के तहत पुलिस आती है। पुलिस के यहाँ एक पिटीशन दिया, मतलब एफआईआर दर्ज कराया बीजेपी के लोगों ने कि उस कथित साहित्यकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर हुआ, लेकिन उसके बाद उस एफआईआर का क्या हुआ आज तक कोई अता पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने अच्छा काम किया था, एफआईआर किया था। अरे आप लोग क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हैं? बात तो सुन ही रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके बारे में क्या स्टेटस है? बिहार की सरकार बिहार की जनता को, देश की जनता को स्टेटस बताए आज की तारीख में कि उस एफआईआर की क्या स्थिति है। उसके लिए कोई बुलेटिन जारी करने की जरूरत हो तो जारी करे बिहार की सरकार। हम सब लोग जानना चाहते हैं, यहाँ बैठे हुए हजारों लोग जानना चाहते हैं, बिहार के लोग, देश के लोग जानना चाहते हैं कि उस एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई, उस एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई। भाई और मित्रों, उस एफआईआर पर कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो आज हमारी पार्टी अपने एजेंडा में इस बात को भी शामिल करने का काम करे, शामिल करने का काम करे। मित्रों, हमने दल बहुत सोच समझ कर बनाया है। दल के एजेंडा में बहुत सारी चीजों को लाने का काम करना है, बहुत सारी चीजों को लाने का काम करना है। किस परिस्थिति में पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, उन चीजों पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दल के एजेंडा में जो विरासत हमारी रही है, हमारे पुरखों की जो विरासत रही है, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन चीजों को एजेंडा में शामिल करने की जरूरत पड़ेगी, हम शामिल करने का काम करेंगे। साथ ही इस बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि हमारी ड्यूटी अभी बनती है कि बिहार के विकास को हम कैसे, जो एक तरह से बिहार का विकास आज रुक गया है, उस विकास की गति को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड तो चीजों को उठाकर छोड़ देता है। उनके यहां मुद्दा बनाया जाता है सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए, जनता को झांसा देने के लिए, वोट के लिए मुद्दा बनाने का काम जनता दल के लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब जब आपके ऊपर कोई राजनीतिक संकट आता है तो अब आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है, तब आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। बाकी दिनों में आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं याद आता है। अगर बाकी दिनों में भी नीतीश जी आपने विशेष राज्य के दर्जा को याद रखा होता तो कब तक बिहार आगे बढ़ गया होता, निश्चित रूप से उस पर सरकार का ध्यान आ गया होता। लेकिन नहीं, आपको इन बातों से मतलब नहीं है। आज नहीं, कई साल पहले आपने उठाया, बीच में जब जब परेशानी होती है आप उठाते हैं। आपकी तरह नहीं, राष्ट्रीय लोक जनता दल मजबूती से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मांग को उठाने का काम करेगा। यह मांग बहुत जरूरी है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार ऐतिहासिक कारण से पीछे हुआ है, सब दिन से बिहार पीछे नहीं रहा है। जब हम मौर्य काल की याद करते हैं, सम्राट अशोक की याद करते हैं, तो यही बिहार है। उस समय का जो शासन था, इसी शासन के चलते बिहार में जो उस वक्त चल रहा था, जिस तरह का शासन चल रहा था, उसी शासन के चलते देश नहीं विदेश के लोग आज भी बिहार को और हिंदुस्तान को जानते हैं। उस समय जो शासन काल था, उस तरह का शासन काल कभी नहीं आया बिहार में। लेकिन उसके बाद बिहार पिछड़ता चला गया। आज़ादी के कुछ दिनों के बाद तक काम हुआ, निश्चित रूप से आज़ादी के कुछ दिनों बाद तक काम हुआ, लेकिन उसके बाद बिहार पिछड़ता चला गया और बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ है। झारखंड बंटने के बाद जो हमारा संसाधन था, निश्चित रूप से उसमें कमी आई है। तो आज जरूरत इस बात की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस एजेंडा को भी हम शामिल करते हैं अपनी पार्टी के एजेंडा में। इसको भी लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने का काम करना है। भाइयों, कई इस तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमेशा हमने, चाहे जिस पार्टी में हम रहे हो, उन मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम हम करते रहे। पानी है क्या? हमने जब जिस पार्टी में हम रहे हैं, तब हमने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कोई और पार्टी के लोग नहीं बात करते, बात कर भी नहीं सकते। उनके अंदर कुव्वत नहीं है। कोर्ट के खिलाफ कौन बोलेगा? कोर्ट के खिलाफ कौन बोलेगा? जिसका एक पैर कभी अंदर कभी बाहर, वह कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकता है। राष्ट्रीय लोक जनता दल ही आज की तारीख में ऐसी पार्टी है जो कोर्ट में भी गड़बड़ी हो तो उसके खिलाफ भी बोलने का काम करेगा। और हम बोलते रहे। हम जब भारत सरकार में मंत्री थे, उस वक्त हमने महसूस किया देश के शासन के जो 3 अंग हैं, उसमें न्यायपालिका का सबसे ज्यादा महत्व आज की तारीख में, सबसे ज्यादा महत्व न्यायपालिका का है। कई बार सरकार निर्णय ले लेती है, पार्लियामेंट निर्णय ले लेता है, और उसके बाद कोर्ट में मामला जाता, और कोर्ट में बैठे हुए जज साहब एक कलम चलाते हैं और सारा का सारा निर्णय समाप्त हो जाता है। भाइयों और मित्रों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं, वहां सोशल डाइवर्सिटी नहीं है। कोर्ट में जो बैठे लोग हैं, उनको जनता की भावना से कोई लेना देना नहीं। कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको गांव के लोग किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, न्याय देने के लिए सबसे बड़ी संस्था जो जवाबदेह है, उसी संस्था में आज अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। उसी संस्था में अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। इसके खिलाफ भी हम बोलते रहे। और अन्यायपूर्ण व्यवस्था इसलिए है कि कोर्ट में बैठे हुए लोगों ने खुद ही ऐसी व्यवस्था कर ली। हिंदुस्तान के संविधान में कहीं से नहीं लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की बहाली होगी। आज जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बहाल हो रहे हैं, संविधान में उस बात का उल्लेख नहीं है जिस रूप में आज बहाली हो रही है। जिस सिस्टम से बहाली हो रही है, कॉलेजियम सिस्टम, इसका उल्लेख हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर यह जवाबदेही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन गए, उन लोगों ने खुद ही अपने पक्ष में एक सिस्टम बना लिया जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। और कॉलेजियम सिस्टम में, उस सिस्टम के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया है, भाइयों और मित्रों, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिस तरह से बहाली की प्रक्रिया आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज लोग नहीं बहाल हो रहे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो रिटायर करने वाले लोग होते हैं, उनका उत्तराधिकारी बहाल होता है। जज नहीं बहाल होते, उत्तराधिकारी बहाल होता है। और नतीजा है इसका
इसका नतीजा है कि देश में इतना बड़ा हमारा देश है, 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। इतना बड़ा देश, और इतना बड़ा देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की प्रक्रिया है, उसका परिणाम है कि सिर्फ 250-300 परिवार के ही अधिकांश लोग, 80% लोग जज के रूप में इन्हीं परिवारों के लोग बहाल होते रहे हैं। सिर्फ 250 और 300 परिवार के लोगों का कब्जा है। आप पता कर लीजिए, कोई जज बनने की बात, कोई साधारण परिवार का कोई नौजवान जज बनने की बात कर ही नहीं सकता है। जिस सिस्टम में 250 और 300 परिवार के लोग जज बन रहे हो, इस सिस्टम में गरीब लोगों को न्याय मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है, नहीं मिल रहा है। वहां कोई सोशल डाइवर्सिटी नहीं है। हर जगह सोशल डाइवर्सिटी की जरूरत है, लेकिन हम सोशल डाइवर्सिटी की बात हम पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए क्या करें, दलित महादलित के लिए क्या करें, जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए क्या करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन वर्गों से जज, ओबीसी समाज का कभी कभी एक आध कोई जज मिल जाएगा, दलित महादलित समाज का भी एक आध कोई जज मिल जाएगा। नहीं होते हैं लोग जज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज के रूप में इनकी बहाली नहीं होती। और ऐसा इसलिए है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम में हो भी नहीं सकता है। और इस सिस्टम में न सिर्फ दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, बल्कि सवर्ण समाज का भी, ब्राह्मण परिवार का, भूमिहार परिवार का, राजपूत परिवार का भी कोई नौजवान जो गरीब परिवार से आता है, पढ़ने में चाहे जितना भी तेज हो, कितना भी मेरिट उसके पास हो, वह चाहे कि मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जज बन जाए, उसके पास पैसा नहीं, पहुंच नहीं, पैरवी नहीं, तो वह भी जज नहीं बन सकता है, वह भी जज नहीं बन सकता है। ऐसी व्यवस्था जब तक हिंदुस्तान में रहेगी, तब तक हम गरीबों को न्याय दिलाने का काम नहीं कर पाएंगे। तब तक जिस विरासत की बात हम कर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत की बात, शहीद जगदेव बाबू की विरासत की बात, स्वामी सहजानंद सरस्वती की विरासत की बात, सम्राट अशोक की विरासत की बात, हम उस विरासत के अनुकूल समाज का निर्माण नहीं कर पाए। इसलिए इस मुद्दा को भी आगे ले चलने की जरूरत है। इस मुद्दा को भी हम अपने एजेंडा में शामिल करेंगे, तो इसको भी आगे ले चलने की जरूरत है। भाई और मित्रों, आज देश में जब जब कोर्ट के सामने मामला जाता है, जब जब कोर्ट के सामने, चाहे कोर्ट नीचे का कोर्ट हो या ऊपर का कोर्ट हो, जब जब समाज के किसी वर्ग को शेयर कितना मिले, इसकी बात जब जब जाती है, तो एक बार नहीं अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने, अनेक बार विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट ने भी सरकारों से कहा है, यह जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, आप जिस शेयर की बात कर रहे हैं, इस शेयर का निर्धारण आखिर कैसे होगा? आप बताइए किन की कितनी संख्या है? जात के आधार पर संख्या की गिनती 1931 में, अब से 100 साल पहले जात के आधार पर गिनती हुई थी, लेकिन 100 साल के बाद कोई गिनती नहीं हुई। कोर्ट में कई मामला इस तरह से पेंडिंग हो जा रहा है, क्योंकि जरूरत है आज की तारीख में जानने की, तभी लोगों को ठीक से न्याय मिल पाएगा, तभी लोगों को उचित, जो वंचित समाज के लोग हैं उनको उचित हक मिल पाएगा। लेकिन कोर्ट भी मजबूर है, लगातार कोर्ट की ओर से कहने के बावजूद भी जातीय गिनती नहीं अभी तक हो पा रही है। हम लगातार इस मांग को उठाते रहे। अभी 2021 में जो जनगणना होनी थी, जनगणना अभी तक नहीं शुरू हुई है। हम भारत सरकार से भी इस मन से आग्रह करना चाहते हैं कि जब भी जनगणना हो, पूरे देश में जो 10 वर्ष पर जनगणना होती है, कोरोना के चलते इस बार जनगणना नहीं हो पाई समय पर, तो जब भी जनगणना हो, जात की गिनती भी जनरल सेंसस के साथ होनी चाहिए। यह हम सब लोगों की मांग है, और इस मांग को भी हम अपने एजेंडा में शामिल करते हैं। भाई और मित्रों, अनेक तरह की मांगे जो मौलिक सवाल है, इन सवालों पर दूसरे दल के लोग नहीं बोलते, कम बोलते हैं, या बोलते भी हैं तो सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर बोलते हैं। ऐसे सवालों को उठाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कभी राजनीतिक लाभ को नहीं देखा है। हम जब भारत सरकार में थे, उस वक्त भी पार्लियामेंट में मंत्री रहते हुए हमने इस सवाल को उठाने का काम किया। उस वक्त बगल में हमारे मित्र जो दूसरी पार्टी के लोग, उन लोगों ने टोका किया, भारत सरकार में मंत्री है फिर भी यह बात आप बोल रहे हैं। तब हमने कहा था उस वक्त
कि हम भारत सरकार में मंत्री बाद में है, हम अपनी पार्टी जिनके इंटरेस्ट के लिए हमने पार्टी बनाई है उस पार्टी के लीडर, उस पार्टी के प्रतिनिधि हम पहले हैं, इसलिए पार्टी की ओर से हम अपनी बात करेंगे। और भाई और मित्रों, उसी दिन हमने महसूस किया था कि अलग दल होने का क्या लाभ होता है। जिस समाज की बात हम करते हैं, जिस दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की बात करते हैं, जिस विरासत को बचाने की बात हम करते हैं, अगर इसको बचाने का काम करना है, अगर तमाम लोगों को हक दिलवाने का काम करना है तो पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता थी, इसलिए हम सब लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाने का काम किया। हम तो जनता दल यूनाइटेड में भी गए थे, उसके पहले जो पार्टी हमारी थी, कई लोग अभी भी हमारे उस समय के सवाल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि क्यों आपने पार्टी को मर्ज कर दिया। पार्टी के मर्ज करने के बारे में हमने कई बार कहा है कि जिस कारण से हम पार्टी उस वक्त पार्टी चला रहे थे, 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में जो सामाजिक आधार, जिस सामाजिक आधार पर हमारी पार्टी दावा कर रही थी, जिस सामाजिक आधार को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे थे, लोग जुट भी रहे थे, उसी सामाजिक आधार पर नीतीश कुमार जी की पार्टी चल रही थी। 2020 के विधानसभा के चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच वोट का डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया। नतीजा हुआ कि जिसके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड का जन्म हुआ था, समता पार्टी का जन्म हुआ था, जिस आतंक राज को हटाने के लिए जनता दल यूनाइटेड का जन्म हुआ था, नीतीश कुमार जी आए थे, नेतृत्व उनके हाथ में आया था। लगा कि हम दोनों भाई की लड़ाई में कहीं फिर से वही ना आ जाए जिसको हम सब लोगों ने कितनी कुर्बानी देकर समता पार्टी के दौर में अलग करने का काम किया था। क्या स्थिति थी उस समय? बिहार के लोग तंग थे, तबाह थे, आतंकित थे। और उन्हीं दिनों संकल्प लिया नीतीश जी ने कि बिहार को हम आतंक राज, पाखंड राज से मुक्ति दिलाएंगे। मुक्ति दिलाई भी उन्होंने। लेकिन 2020 में जब नीतीश कुमार कमजोर पड़े हम लोगों के वोट के डिवीजन के कारण, तो मुझको लगा कि अब इस मामले में ऐसी स्थिति में तब तो संघर्ष हमारा बेकार चला जाएगा, जिसके खिलाफ हमने भी जीवन भर संघर्ष किया। हम दोनों बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई में फिर पड़ोसी, और वह भी वैसा पड़ोसी जिस पड़ोसी ने बिहार को हर तरह से बर्बाद करके रख दिया था, अब फिर से उस मौका मिल सकता है। तो उनके यहाँ लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कुर्ता धोती फिर से सिलवाकर और एक अन्य मार की ओर झांकने भी लगे थे। तब मुझको लगा कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन इस स्थिति में हम लोगों को अब एक साथ हो जाना चाहिए। हम हो गए और हर तरह से हमने अपना जो कुछ भी राजनीति में हमने कमाई की थी, तमाम चीज़ों को न्यौछावर करके, कुर्बान करके हम नीतीश जी के साथ हो गए। सब चीज़ करके हम उनके साथ हो गए। फिर भी कारण राजनीतिक कारण था, जिसके चलते हम और हमारे साथियों ने उस समय आवश्यक समझा कि हम आखिर राजनीति करते हैं लोगों के लिए, और लोगों का हित ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर अलग से हम चलेंगे तो नुकसान होगा। उस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते थे, तो हम चले गए। जाने के बाद क्या परिस्थिति बनी, लेकिन हम चले गए। उस समय हमारी, या आज भी कुछ लोग, उस समय जो हमने निर्णय लिया उस पर कुछ लोग आज भी आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं। भाई और मित्रों, बिल्कुल जायज कारण था, इसलिए हम चले गए। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी एक साथी के मन में भी ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने गलती कर दी उस वक्त, तो मैं आप सब लोगों को सम्राट अशोक की तस्वीर के सामने, उनको साक्षी मानकर आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा से जो पहले गलती हुई है, इस जीवन में उपेंद्र कुशवाहा से वैसी गलती नहीं हुई। पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्प के साथ हम आए, पूरे संकल्प के साथ हम आए। लेकिन उस समय जब हम नीतीश जी के साथ गए, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर गए थे, बहुत ही उम्मीद के साथ गए थे कि हम सब लोग मिलेंगे तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, विरासत को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, नीतीश जी का रवैया, अब पता नहीं किसने क्या समझा दिया। अब नीतीश जी का रवैया, ऐसा निर्णय नीतीश जी ने लिया, ऐसा निर्णय लिया कि बिहार भर के लोग परेशान हो गए। अब जहां से बिहार चला था, फिर से बिहार को वहीं ले जाने की बात करने लगे, जिसके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी।
जिला जिला में लोग हैं। समता पार्टी के समय कितने लोगों की जान चली गई, कितना कष्ट सहा था बिहार के लोगों ने। अब तब राष्ट्रीय जनता दल से छुटकारा मिली थी और फिर से नीतीश कुमार जी ने फरमान जारी कर दिया कि फिर से हम उस 2005 के तरफ ही बिहार को ले जाएंगे। भाई और मित्रों, फिर से 2005 के तरफ बिहार ले जाने की बात जब करने लगे, हमने बहुत प्रयास किया, हमने समझाने का प्रयास किया, एक बार नहीं अनेक बार मिलकर हमने नीतीश जी से कहा, नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, नुकसान हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, पार्टी बर्बाद हो जाएगी, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाए, और सिर्फ पार्टी नहीं बर्बाद होगी, बिहार बर्बाद हो जाएगा। लगातार हमने कहा, लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। तब हमने अपने साथियों से परामर्श किया और तब परामर्श के उपरांत नीतीश जी से हमने कह दिया, नीतीश जी अपनी जिद पर अड़े रहे। हमने लगातार कहा कि पार्टी बर्बाद होगी, बिहार बर्बाद होगा, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहे। तब हमने कहा कि नीतीश जी, हम तो आए थे आपके नेतृत्व में चलकर आपका जिंदाबाद करने के लिए आए थे, हम लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए नहीं आए थे, हम आपका जिंदाबाद करने के लिए आए थे। और आज भी हम उनसे कहना चाहते कि नीतीश जी के साथ हम गए थे नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए, क्योंकि जिस विरासत को बचाने की बात हम कर रहे हैं, या विरासत उस पार्टी के द्वारा हम बचाने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में कर सकते थे, लेकिन नीतीश जी अब खुद ही उन्होंने जैसा निर्णय ले लिया। तब हमने कहा कि अब आपकी पार्टी है, जो मर्जी नहीं मानिएगा तो जो मर्जी आप कीजिए, पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं आप, जानिए आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को बर्बाद करना चाहिएगा तो हम आपके साथ खड़ा नहीं रह पाए, हम आपके साथ खड़ा नहीं रह पाए। और फिर अलग हुए, हम अलग हुए और पार्टी बनी है। भाई और मित्रों, पार्टी बनी है, पार्टी बनी है तो नीतीश जी से हमने कह दिया है और हम निकल कर चले आए हैं, लेकिन बिहार को बचाने का काम करना है, बिहार को बनाने का काम करना है। नीतीश जी की जो मर्जी, हम तो चाहते थे, एक समय ऐसा भी हुआ था, हमने उनसे भी कहा और पार्टी के नेताओं से कहा, जब हम दल में गए थे उसी वक्त। आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग यदा कदा बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। सबसे पहली बार अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी नेता ने कही थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहने का काम किया। हमने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस रूप में पार्टी कमजोर होते चली गई, कमजोर होते चली गई, अब तो एक दिन जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कहते थे कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम लोग की जब मुहिम चली, बिहार भर के लोगों की स्थिति का जब उनको पता चल गया, तो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज ने विधानसभा में कह दिया, उनको पता चल गया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, उनको पता चल गया कि बिहार के लोग हमको मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार करने वाले। तो उनको जब पता चल गया तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग कम सातिर नहीं हैं, हम नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो नीतीश जी आपको भी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सीधे भी आना है कि हमको नहीं मुख्यमंत्री बनना है। अरे भैया, आपको नहीं बनना तो कहते कि नहीं बनना है। नीतीश जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मतलब हम नहीं बनेंगे तो तुम भी नहीं, हम नहीं तो तुम भी नहीं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नीतीश जी आपकी अधोगति बना दी है। हम तो चाहते थे कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन आपने प्रधानमंत्री बनने का अवसर खो दिया। पार्टी मजबूत होती, जनता दल यूनाइटेड मजबूत होता, तब यह बात हो सकती थी और यह काम हो सकता था। लेकिन स्वयं नीतीश कुमार जी ने जो कहा जाता है कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली, खुद उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। प्रधानमंत्री बनने का एक अवसर था, उस अवसर को और किसी ने नहीं, स्वयं नीतीश कुमार जी ने उस अवसर को खो दिया है, खो दिया है। तो पार्टी आज उनकी यहाँ खड़ी है। हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं बिहार भर में, भाई और मित्रों, आप सब लोगों ने देखा है, आज जनता दल यूनाइटेड में कुछ नहीं बचा है। जनता दल यूनाइटेड एक खाली डब्बा की तरह है, सिर्फ साइन बोर्ड बचा है
अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल खाली डब्बा है। और खाली डब्बा तो जिस दिन हम लोगों ने निर्णय लिया, पार्टी बनी, उसी दिन खाली होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे पूरा खाली हो गया। और जो कुछ बचा था, भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ऐसा निर्णय लिया कि उनके निर्णय से नीतीश कुमार जी के खाली डब्बा में खखोड़ी भी था, उसको भी खखोर लेने का। अब तो खखोड़ी भी नहीं बचा, अब खखोड़ी भी नहीं बचा है। माल तो पहले ही गायब था। अब बीजेपी के लोगों ने ऐसा निर्णय ले लिया कि खखोड़ी भी अब पूरा खखोरा गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ लोग इसमें अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में झगड़ा। अरे भाइयों और मित्रों, जो लोग भी इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, मालूम नहीं है कि अब उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी या बाकी जो लोग हैं, अब हम लोग 18वीं शताब्दी के लोग नहीं हैं। अपने को आप 21वीं शताब्दी का समझ रहे हैं और हम लोग 19वीं और 18वीं शताब्दी का समझ रहे हैं। अरे भैया, हम भी 21वीं शताब्दी के हैं, हम भी 21वीं शताब्दी के हैं। इसलिए अब आप जो चाहते हैं कि कुछ बोलकर लड़ा दे, हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग भिड़ेंगे और 2005 के पहले वाला को किसी भी स्थिति में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। भाई और मित्रों, इसलिए जो लड़ाने वाले लोग हैं उनसे जरा आप लोग सचेत रहिए। कई लोग आप लोगों में से भी फोन करता है कि मीडिया वाला क्या दिखा रहा है। अरे छोड़िए ना उनको, वो क्या दिखा रहे हैं उस अफवाह में मत पड़िएगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि हम लोग 19वीं और 18वीं शताब्दी में हैं। हम लोग 18वीं 19वीं शताब्दी में नहीं हैं, हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। हमने तो पहले ही कहा, पार्टी बनाते समय कहा कि जो भी राजनीतिक ताकत 2005 के पहले वाली स्थिति से बिहार में लौटने से बिहार को रोकने का काम करेगी, नीतीश कुमार जी के उस ओर बढ़ते हुए कदम को रोकने का काम जो भी राजनीतिक ताकत बिहार में करेगी, उसके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, उसके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है। हमने कहा, इसलिए कुछ भी नहीं। और आज कितना अच्छा लगता है जब सब पॉलिटिकल पार्टी वाला जब भी कोई निर्णय लेता है तो उसको उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा सामने नजर आता है। अभी जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये कांटे मार्ग से जानकारी ली जा रही है कि कितने लोग आए हैं। अरे जानकारी देने वाले ठीक से दीजिएगा, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे कई गुना लोग ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर हैं। तो अब तो इतने दिनों में एक माहौल आप सब लोगों ने मिलकर बना दिया है, माहौल बना दिया है कि अब कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता है। तमाम राजनीतिक दलों को एक बार जरूर उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आता है याद, जब कोई डिसीजन नहीं लेते तो हम लोग मिलकर आगे करेंगे। अरे लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग पार्टी है और तमाम पार्टियों की जरूरत अपने अपने हिसाब से होती है, सबकी जरूरत अपने अपने हिसाब से होती है। भाई और मित्रों, 10% आरक्षण मिला आर्थिक आधार पे देश में, भारत सरकार ने निर्णय लिया। हम भी भारत सरकार में तब मंत्री नहीं थे, इस्तीफा किया था हमने, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट थे। जब प्रस्ताव आया था तो हमने भी उसका समर्थन किया था एमपी के रूप में। तो भारतीय जनता पार्टी, शायद कुछ लोगों को यह बात ठीक न लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो 10% आरक्षण देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। बिहार में जो आरक्षण लागू हुआ अति पिछड़ा भाइयों के लिए लोकल बॉडी के चुनाव में, जनता दल यूनाइटेड था कि इन वर्गों के लिए ग्राम पंचायत में और लोकल बॉडी में, नगर निकायों में आरक्षण की व्यवस्था हो गई।
अगर जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां नहीं आती तो यहां भी आरक्षण लागू नहीं होता अति पिछड़ा भाइयों के लिए। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी देश में नहीं आती तो 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं लागू हो गया होता। भाइयों और मित्रों, तो अलग अलग पार्टी अलग अलग हित के हिसाब से जिनकी जो विचारधारा है, इस विचारधारा के हिसाब से लोग काम करते हैं। जिनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका कमिटमेंट उसी विचारधारा के साथ है, तो उनका डेमोक्रेसी में असहमति के बीच सहमत होकर चलना, यही तो जनतंत्र है। तो अलग अलग क्लास के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, वर्ग हित के हिसाब से पार्टियां चलती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, हमारी पार्टी अलग पार्टी है। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, हम लोगों की पार्टी, सब पार्टी का संविधान देख लीजिए तो लगभग एक ही तरह का है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान एजेंडा कुछ अलग तरह का है, कांग्रेस पार्टी का कुछ अलग तरह का है। तो इसलिए अब उन लोगों की जो अपनी विचारधारा है, उनकी जो अपनी विरासत है, उस विरासत के आधार पे लोग अपना काम करते हैं। वह पार्टी काम करती है, करना भी चाहिए, क्योंकि उसी को एजेंडा में लाकर लोगों के बीच जाते हैं और वोट मिलता है, तो उनके लिए काम करना चाहिए। तो हम लोग अलग से, हम लोगों ने जो पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, इन लोगों ने सिर्फ कागज में कहा। राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर भी जब विरासत संभालने की जवाबदेही शुरुआत में आई, 90 के आसपास शुरुआत में, तो उस वक्त जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी का अंत हो चुका था और उसी विरासत को आगे बढ़ाने की बात आरजेडी जनता दल कर रहा था उस समय लालू जी के नेतृत्व में। शुरुआत में 2-3 वर्षों तक उन्होंने भी अच्छा काम किया, लगा कि वह विरासत आगे बढ़ रही है, 2-3 साल तक तो ठीक ठाक रहा। लेकिन बाद में चलकर जो जनता से ताकत मिली, उस ताकत का इस्तेमाल उस विरासत को आगे बढ़ाने में करना चाहिए था। तो 2-3 साल तक तो किया, लेकिन उसके बाद जनता से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए उन्होंने करना बंद कर दिया, अपने परिवार के लिए करना शुरू कर दिया, अपने परिवार के लिए करना शुरू कर दिया। और अपने परिवार के लिए तो इतना किया कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी क्या, पुश्त दर पुश्त के लिए इंतजाम कर लिया। भले बिहार कंगाल हो गया, लेकिन अपने परिवार को माला माल कर लिया, माला माल कर लिया। तब लगा कि यहाँ ठगे गए, वास्तव में विरासत वहां सुरक्षित नहीं थी, इस्तेमाल किया जा रहा था। तब नीतीश कुमार जी आए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का आशीर्वाद मिला और नीतीश कुमार जी उस विरासत के असली हकदार के रूप में अपने को प्रस्तुत कर पाए। हम सब लोग उस संघर्ष में थे, 12 साल 14 साल तक संघर्ष हुआ और तब नीतीश जी के ऊपर बिहार के लोगों ने भरोसा किया कि इस विरासत को नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाएंगे। कर भी रहे थे, लेकिन अंत में आकर जो कहा जाता है कि 56 प्रकार का व्यंजन बनाया और 1 बूंद किरासन तेल डाल दिया, नीतीश जी ने वही किया। ऐसा बचकाना हरकत नीतीश जी ने किया, जैसे कोई बच्चा खेलता है, दिन भर घरौंदा बनाता है, खेलता है और शाम होने के बाद लात मार के घरौंदा को तोड़ देता है कि हमारे बाद कोई खेल ही ना पाए। तो अब ऐसा नीतीश कुमार जी ने बचकाना हरकत किया है, तो उस घरौंदा को तोड़ दिया नीतीश जी ने। ठीक ही किया एक तरह से, अब चिंता की बात नहीं है वह, लेकिन नीतीश जी ने अपना घरौंदा तोड़ा है। अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में नया घरौंदा बनकर तैयार है, जो मजबूती के साथ इस विरासत को आगे लेकर चलने का काम करे। तो अलग अलग पार्टी की जरूरत क्यों होती है, इसको आप सब लोग महसूस करते हैं। अपनी पार्टी थी तब हम पार्लियामेंट में अपनी बात कह पाते थे, अपनी पार्टी है तो हम सम्राट अशोक की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। नहीं होइएगा तो फिर उसका नुकसान होगा। इसलिए सब लोगों का अपना अपना हित है और उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। हम आप सब लोगों से ही आग्रह करना चाहते हैं अंत में कि सब लोग पूरी मजबूती के साथ यहाँ से जाइए। जिस उत्साह के साथ आए हैं, जिस जोश के साथ आए हैं, इस उत्साह को और बढ़ा कर जाइए और जोश को लेकर जाइए, गांव-गांव में जाइए। अब यहाँ से जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब रमेश जी ने कहा उस वक्त कि अनुशासित रहिए। भाई और मित्रों,
वाकई अनुशासन की जरूरत है और अनुशासन की जरूरत है तो पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम हम लोग अगले महीना में करने वाले हैं। 3 दिनों का शिविर होगा और उस शिविर में बाजाप्ता साथियों के लिए अनुशासन कैसे जरूरी है, कैसे अनुशासन रखना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 3 दिनों का शिविर होगा, फिर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। आज आप सब लोगों से इतना ही आग्रह है कि पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहिए। जिन एजेंडों की चर्चा हमने की, इन एजेंडों पर आप गांव में, चौक पर, चौराहे पे बात करते रहिए और मजबूती से जाइए। इतना अच्छा कार्यक्रम आज हुआ है, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, इतनी भीड़ जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा भीड़। आपकी भीड़ को देखकर यह बात बिल्कुल तय है कि दुनिया की कोई ताकत राष्ट्रीय लोक जनता दल के अभियान को नहीं रोक पाएगी। राष्ट्रीय लोक जनता दल का अभियान आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।